जी सर, अमित आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ मैंने शुरू कर दिया सर। हाँ, अच्छा। तो बच्चों ये स्वतंत्रता दिवस के 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और दो तीन रोज में ही हम 15 अगस्त से रूबरू होंगे और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि इस अवसर पर जबकि हमें स्वतंत्र हुए और एक भारत राष्ट्र बने 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमारा भूगोल और हमारा इतिहास ये और भी ज़्यादा समझना समसामयिक हो जाता है, बहुत ही समय के लिए मौजू है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में टाइमली कहते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने जहाँ पे अपना वार्तालाप अंत किया था, हम एक बार पुनः उसी वीडियो को दिखा के शुरू करेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो करीब 5-7 मिनट का था वो अंग्रेजी में था और बहुत जल्दी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो कही गई बातें हैं वो सब देख नहीं, समझना थोड़ा सा उतना आसान नहीं होता है। उसको मैं वीडियो को फिर से एक बार दिखाऊंगा और बीच बीच में रोक कर मैं उसके ऊपर उसके तथ्य बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग उस वीडियो से भी शुरू करते हैं। अपने अर्थ के बारे में वो वीडियो है कि इस वीडियो का नाम है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट प्लैनेट अर्थ। हम जो भी अपनी धरा के बारे में जानना चाहते हैं कि एक तो हमें ऊपर की मिट्टी दिखती ही है, लेकिन हम जब थोड़ा सा कुआं खोद लेते हैं तो अंदर कुछ 30 फीट 40 फीट 50 फीट 100 फीट पर पानी निकल आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उसके नीचे और क्या होता है, और उस नीचे के नीचे और क्या होता है, या कि ये जो समुद्र है इसके नीचे क्या होता है। और हम हवा में सांस ले रहे हैं, इस मिट्टी से ऊपर क्या है, और जो हमको दिख रहा है वातावरण उसके ऊपर क्या है, और उसके ऊपर और क्या है। तो इन बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आप लोगों को बच्चों ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि सूर्य में जितना तापमान है, लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही तापमान धरती पर भी है। और वो तापमान बिल्कुल धरती का जो केंद्र है अंदर, डीप डाउन हजारों किलोमीटर अंदर जाकर जो केंद्र है, वहां पर भी तापमान इतना अधिक है और हम उसको बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। तो ये पूरा हमारी धरातल, हमारे समुद्र, हमारी हवाएं बहुत ही विचित्रताओं से भरी हैं और हम लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते या बहुत ही कम जानते हैं। हम स्पेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, चांद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपनी धरा के बारे में कम जानते हैं और उससे भी कम समंदर के अंदर के बारे में जानते हैं। तो इस छोटे से वीडियो से हम लोग एक बार उस जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं वीडियो शुरू करूंगा। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, अब आने वाला है। अब आएगा। Planet Earth is the home of every life form known to us in the आपको इस universe. वीडियो की आवाज आ Its रही है? age is about a third of the age of the universe, and, admit it, it is a thing of beauty. A slightly squashed sphere with a heavy metal core and a lighter surface crust. देखो बच्चों, इसने क्या किया, धरा को दिखाया, अर्थ को दिखाया और बीच में एक आरी लगा के, जैसे कि एक हमारी पृथ्वी गेंद के जैसी हो, एक आरी लगा के बीच में से कट कर दिया।
तो अब आपको दिख रहा है उसमें कि एक बिल्कुल अंदर केंद्र में एक हल्का पीला सा गोला है, उसके चारों तरफ एक बड़ा सा थोड़ा गहरा पीला है, फिर एक कम लाल गोला है, फिर एक ज्यादा लाल गोला है और एक बिल्कुल गाढ़ा लाल गोला है, और सबसे बाहर बहुत ही छोटी सी एक आसमानी रंग की परत है। क्या आप सुन पा रहे हैं बच्चों? अच्छा, तो अब हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि ये जो लेयर्स दिख रही हैं ये क्या है। सबसे पहले हम ये बिल्कुल जो बाहर की परत है, इसमें गोले में बहुत ही हल्के से नजर आ रही है, पीछे बैठे बच्चों को शायद दिख भी नहीं रही होगी। हम पहले इसके बारे में जानते हैं। Wrapped in a thin sliver of sweet air to breathe, with vast oceans, fertile plains, magnificent mountains, fresh बता water. रहा है कि ये जो सबसे बाहर वाली परत थी जो कि हमको दिख भी नहीं रही थी, उस पे क्या क्या कुछ है। उस पे हमारा वातावरण है, उसमें पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, उसमें हमारे शहर बसे हैं, हमारे खेत हैं, हमारे गांव हैं। और वो हमने जो धरा का अभी कट वाला चित्र देखा था, उसमें ये सब बहुत ही पतला सा नजर आ रहा था। To rivers, streams, lakes and aquifers, orbiting a star which warms us and gives us energy. But how did our home come into existence and what's it made of? वो कह रहा है कि हमारा धरती बनी कैसे और ये किन चीजों की बनी हुई है, हम इसके बारे में जानते हैं। ये उस संस्था का नाम है कुर्ज़गेज़ाक। 4.6 billion years ago, Earth was created from the remnants of dead stars that collected in a giant dirty gas cloud. The gas cloud became denser in its center and formed an accretion disk. कह रहा है कि जो शुरू में तो हमारा सूर्य भी नहीं था, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले तमाम जो आकाशगंगा में बूढ़े मरे हुए सितारे थे, उनका मटेरियल जमा हो गया एक जगह पर और उससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य हमारा एक तारा है, उसका जन्म हुआ, ये उसके बारे में बता रहा है। Small particles started clumping together and building larger and larger objects until they formed the objects we call planets today. This process took 10 to 20 million years and is still not very well understood. कह रहे हैं कि लगभग 1 से 2 करोड़ वर्ष लगे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको जुड़ने में, और जुड़ के हमारे धरती, मंगल ग्रह, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, वीनस, ये सब का निर्माण हुआ। वो कैसे निर्माण हुआ था, वैज्ञानिकों को अभी भी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। At about this time, when the solar system was young and chaotic, a giant object about as big as Mars collided with our home. जब हमारी धरती थोड़ी सी जवान थी, नई बनी थी, तब एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई। मंगल ग्रह के बराबर का एक साइज का ग्रह कहें या टुकड़ा कहें, वो हमारी धरती से आके टकरा गया। अब आप ये सोचिए कि मंगल ग्रह बहुत बड़ा है, हमारी धरती से बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है वो भी, और वो हमारी धरती से आके टकरा गया और चिथड़े उड़ गए उसके, और हमारी धरती का भी बहुत नुकसान हुआ। उससे जो मटेरियल बचा, उड़ा हवाओं में, वो चक्कर काटने लगा हमारी धरती पे। देखिए आगे फिर क्या हुआ। The impact was violent, and if the object had been more massive, it might have destroyed Earth. Material from Earth was smashed out into orbit and formed the Moon, which is the biggest satellite in relation to its planet in the solar system. जितना भी मटेरियल उछला था ऊपर धरती से और उस आके जो ग्रह टकराया था उससे, वो सब धीरे धीरे जमा होकर हमारे चंद्रमा का निर्माण हो गया। अब वो क्योंकि वो पूरा मटेरियल अर्थ का चक्कर लगा रहा था, तो चंद्रमा हमारे चक्कर काटने लगा, तो धरती का उपग्रह चांद ऐसे बन गया। सामान्यतः जो ग्रह होते हैं वो इतने बड़े जो उपग्रह होते हैं वो इतने बड़े आकार के नहीं होते हैं, वो छोटे होते हैं। लेकिन चंद्रमा का निर्माण ही ऐसी विचित्र भांति से हुआ था, उसका आकार हमारे ग्रह की तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। इसको अगर नेचुरल वे में बना होता और ज्यादा समान रूप से बना होता तो इसका आकार छोटा होना चाहिए था। At this time, Earth was a hot hell, constantly being hit by asteroids, with seas of lava and a toxic atmosphere. But ऐसे वक्त में हमारा जो धरती आज दिखती है हरी भरी नीले रंग की, पानी से भरी हुई, चारों तरफ जीवन, ऐसा कुछ नहीं था।
हमारी धरती बहुत ही उबलती हुई, खौलती हुई, गैसों से भरी हुई, लावा हर तरफ निकल रहा होता था। ऊपर से धूमकेतु आके गिरते थे, बहुत बड़े बड़े साइज के धूमकेतु पृथ्वी से आके हर समय टकराते रहते थे, और जीवन बिल्कुल भी नहीं। Something was about to change drastically. Earth cooled down. Water from the inside of the Earth wandered to the surface and rained down on Earth, only to vaporize again and become clouds. Millions of asteroids brought more and more water to our planet. फिर धीरे धीरे हमारे ग्रह के अंदर जो नीचे छुपा हुआ पानी था, वो लावा जब फटता था तो उसके साथ साथ वो भी निकल आता था। वो आके जमा होने लगा, और फिर गर्मी की वजह से वो भाप बन के ऊपर उठता था, फिर गिरता था। और कुछ पानी जो धूमकेतु हैं, वो क्योंकि बहुत उनमें पानी होता है, बर्फ होती है, वो जब आके गिरते हैं तो वो पानी भी हमको धरती को मिल जाता था। तो ये लाखों करोड़ों वर्षों तक ऐसा चलता रहा, और पानी हमारे यहाँ पे हो गया। All the water on Earth has about this volume compared to अब Earth. आपने देखा कि कितना छोटा सा एक गोला दिख रहा था, वो बता रहा था कि अगर हम धरती का साइज उसने दिखाया और उस पानी का साइज दिखाया कि इतना पानी है इस पूरी धरती पर, जो कंपैरिजन उसने दिखाया था। Today, the surface of Earth is 71% water and 29% land. 71% वाटर आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर का दिख रहा है। पूरी धरती का जो हिस्सा दिखाई देता है हमको, उसके 71% भाग पर जल है, और दाहिने हाथ पे हरे रंग का आपको दिख रहा है, ये धरती है। धरती मतलब जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, वो हिस्सा 21% है, बाकी पे पानी ही पानी है। 97.5% is saline water, और वो while जो 71% पानी धरती की सरफेस को ढका हुआ है, उस 71% को अब हम 100 मान लेते हैं कि ये पानी 100% है। उसका 97.5% पानी, पूरे धरती पर उपलब्ध पानी का 97.5% पानी खारा है। हम उसे पी नहीं सकते, हम उससे सिंचाई नहीं कर सकते, हम उसको किसी काम में नहीं ला सकते। तो बचा कितना पानी? सिर्फ 2.5%। 2.5% पानी है जो फ्रेश वाटर है। आप समझ रहे हैं बच्चों इस बात को? 97.5% पानी खारा है, बेकार है हमारे लिए, और फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। अब हम आप आगे देखते हैं कि इस 2.5% में से भी कितना उपलब्ध है। only 2.5% is fresh water. The fresh water is 69% ice and snow. इसमें भी देखिए, जो फ्रेश वाटर बचा उसका भी 69, लगभग 70% जो है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, हिमालय, तमाम तरह की जगहों पर वो जमा पड़ा है, तो वो भी उपलब्ध नहीं है हमको। 30% are groundwaters and only about 1% make up the remaining. और 30% पानी जो पीने योग्य है वो जमीन के अंदर है, जिसको हम कुएं खोद खोद के निकालते हैं। तो 69% पानी पीने योग्य बर्फ के रूप में जमा हुआ है, 30% जमीन के नीचे है, जिसको हम कुओं के माध्यम से निकालते हैं, और सिर्फ 1% बचा, सिर्फ 1% पानी। in groundwaters. But even this small part is mostly frozen. Only a इसमें भी और मजा है, ये जो 1% जल बच गया उसका भी लगभग 70% हवाओं में है। अब आप समझ रहे हैं, इतना ही सिर्फ हवाओं में है, और बाकी का जो हमारे स्वैम्प एंड सॉइल होता है, अब मैं आप पहले आप देख लीजिए, मैं बताता हूँ। tiny part of our water is actually lakes and rivers, and an even tinier part is bound in living things. 21% जो बच गया वो लेक्स वगैरह में है, और सिर्फ So, gradually the Earth cooled down and the surface formed a thin crust. But inside the Earth, hot rock continued to swirl about, moving the crust from below and breaking it apart. This process is called plate tectonics and is happening right now. We'll make a whole video about it in the future. ये बच्चों प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहा है। प्लेट टेक्टोनिक का जिक्र मैं पिछले लेक्चर में भी करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से कम कर नहीं पाया था। जो ऊपर ब्लू रंग की सरफेस हमने देखी थी, उसके बिल्कुल नीचे एक बहुत ही पतली सी हमने एक परत देखी थी, लाल, बहुत ही पतली परत थी।
वो धरती के ऊपर जो हम चलने की जगह देख रहे हैं, ये सब की सब वास्तव में खिसक रही हैं। ये हजारों हजार किलोमीटर के टुकड़े हैं जमीन के जो खिसकते रहते हैं, और इनको प्लेट्स कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स हैं जो या तो एक किसी दूसरी प्लेट के ऊपर जाके चढ़ जाती है, और या किसी दूसरी प्लेट के नीचे जाके धंस जाती है। तो जो प्लेट किसी दूसरे के ऊपर जाके चढ़ जाती है तो उससे हिमालय जैसे पहाड़ बन जाते हैं, और जो नीचे दब जाती है दूसरी प्लेट के, तो गहरी समुद्र के अंदर गहराइयां बन जाती हैं उससे। For now, let's just say that the crust of Earth consists of separate giant plates that move around. As they meet, they crumble and create mighty mountains, or violently plunge back down deeper into Earth. ये यहाँ से ये अगर किसी प्लेट एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, सर यहाँ पे आपको तो गहराइयां, सर आपको हमारी आवाज हाँ, सर ये आ रही है। सर ये कंसेप्ट थोड़ा सा दोबारा से शुरू से समझा दीजिए, ये समझ में नहीं आया। प्लेक्टोनिक ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये क्या है, एक बार फिर प्लेट टेक्टोनिक में के लिए हमको अगली बार मैं एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा सर। इस समय हम इसको बाईपास करते हैं। अच्छा। सिर्फ ऐसा, अभी मैं जब वीडियो बात करूंगा तो फिर मैं अपने हाथों से बता दूंगा कि कैसे प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर जा चढ़ती हैं या नीचे चली जाती हैं। फिलहाल अभी इतना ही समझना। Earth, creating deep trenches. That's the way the highest place on Earth was formed. जब एक प्लेट दूसरी के ऊपर जाके चढ़ जाती है तो ये माउंट एवरेस्ट जैसी जगह बन जाती हैं, जो कि लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है। और या फिर जब नीचे धंस जाती हैं तो समुद्र में गहराइयां बन जाती हैं। जैसी सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, वो समुद्र में लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपना पूरा माउंट एवरेस्ट उठा के समुद्र में डुबो दें, तब भी 2 किलोमीटर की जगह बच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। Mount Everest and the deepest, the Mariana Trench. From our perspective, Earth's mountains and trenches are mighty indeed, but when you look at the Earth in cross-section, you can see how tiny they actually are. अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको लगता है माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है या मारियाना ट्रेंच कितना गहरा है, लेकिन जब हम इसको और बड़े लेवल पे देखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। The part we stand on is the crust, which is about 50 kilometers thick, though it can vary between 5 and... जो बहुत पतली सी परत आप लोगों ने एकदम शुरू के वीडियो सेक्शन में देखी थी, बहुत थिन सी पतली सी लाइन लाल रंग की दिख रही थी, वो लाइन वास्तव में 50 किलोमीटर मोटी है। 50 किलोमीटर मोटी। आप समझ रहे हैं बच्चों, माउंट एवरेस्ट मात्र 9 किलोमीटर ऊंचा है और वो क्रस्ट जो इतना पतला था वो 50 किलोमीटर का है। 70 kilometers. By the way, the deepest hole ever drilled by man is 12.262 kilometers deep. वो 12.3 किलोमीटर तक ही खोदा है, वो भी एक पतला सा छेद बनाया है। After the crust comes the mantle. It's a silicate rocky shell and देखा about... बच्चों आपने, अब आपको ये बाहर की पतली परत नजर आ रही होगी जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उसके बाद उसके नीचे एक बहुत छोटा सा पतला सा हिस्सा दिख रहा है जिसको क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट की मोटाई आपको याद होगी, उसने बताई थी 50 किलोमीटर। ये लगभग 50 से 70 किलोमीटर मोटा होता है। अब उसके नीचे का हिस्सा होता है मैंटल। मैंटल की जो मोटाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर की है। अब हम देखते हैं कि मैंटल भी क्या वास्तव में सबसे बड़ा है या इससे भी बड़ी कोई चीज है। 2,900 kilometers thick. The mantle consists of the upper mantle and the lower mantle. The upper mantle has के भी दो हिस्से होते हैं। अपर मेंटल है ये जो दिख रहा है, और नीचे हल्के रंग में लोअर मेंटल है। different regions too. Its upper part, which is viscous and carries the crust, is called the lithosphere. After that, there comes the asthenosphere, which consists of less mobile, mostly solid material. अपर मेंटल के भी दो हिस्से हैं। उसमें अपर मेंटल के ऊपर वाले हिस्से को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि जिसमें थोड़ा सा सॉलिड है, थोड़ा सा लिक्विड है और मूवमेंट होता रहता है। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे नहीं है, ये हजारों किलोमीटर के हैं टुकड़े, ये खिसकते रहते हैं। और उसके नीचे होता है स्टेनोस्फीयर, जो कि
सॉलिड है वो नहीं खिसकता है। The lower mantle reaches deep down to the outer core of Earth. Earth's outer core is a liquid layer of iron and nickel, about 2,200. आउटर कोर पे पहुंच जाता है। अभी भी हम सबसे गहरे नहीं पहुंचे, अभी हम आउटर कोर पे पहुंचे हैं। ये लिक्विड है, ये निकल और आयरन का मिश्रण है और ये लगभग 2266 किलोमीटर मोटा है। 66 kilometers thick. Temperatures vary from 4,000 degrees Celsius to 5,700 degrees Celsius. तापमान देख लीजिए 4000 से लेके 5700 डिग्री सेल्सियस। And in the center is the inner core. It's mostly solid, a ball made of an iron-nickel alloy with a radius of about 1,200 kilometers. 1200 किलोमीटर का कोर है। ये देखिए, ये 1200 किलोमीटर का कोर है। 70% the size of the moon and about the temperature of the surface of the sun. It is slowly growing at an estimated rate of about 1 millimeter per year. इसके अंदर जो पीले रंग का अंडे जैसा दिख रहा है वो बिल्कुल सघन है और हमारे चांद जो दिखता है उसके 70% साइज के बराबर का है वो, जो बिल्कुल अंदर है। उस एकदम इनर कोर की बहुत खासियत है और वो हमको कितनी प्राणघातक चीजों से बचाता है ये अब आगे बताएगा। Now for some perspective. This small layer of crystallized milk products of former molten mantle. हम एक बार पैमाना नाप लें। ये सबसे बाहर क्रस्ट दिख रहा है, बहुत छोटा एटमॉस्फेयर, इतना पतला जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ये वाला। और उससे मोटा अपर मेंटल, उससे भी मोटा लोअर मेंटल, उसके बाद आउटर कोर is where we live. Then there's Earth's magnetic field. की बात मैं कर रहा था, जो ये अर्थ, ये दिख रही है छोटी सी अर्थ यहाँ पे नजर आ रही है, इसके इनसाइड में जो कोर था बिल्कुल डीप इनसाइड में, जिसका तापमान सूर्य की तापमान के बराबर है, वो मैग्नेट की तरह काम करता है। उसमें कॉस्मिक किरणों यानी कि सूर्य से आने वाली किरणों, और जो किरणों का अर्थ है जो हमें नजर नहीं आ रही हैं, नजर आने वाली की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो नजर नहीं आती लेकिन बहुत ही घातक होती हैं। अगर वो हम तक पहुंच जाए तो हम सबका प्राणांत तुरंत हो जाएगा। और कॉस्मोस से आने वाली तमाम तरह की डिस्टर्बेंस हैं जिससे हमको ये मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमें बचाता है। It's an invisible phenomenon that diverts high-energy particles coming from the sun and other sources, allowing for a stable environment with comparative. ये आप देख रहे हैं, वहां से जो घातक किरणें आ रही हैं वो अर्थ के दूर से निकल जाती हैं, ये उनको मोड़ देता है। Relatively little radiation impact on Earth. But why is it there? Actually, we don't really know a terrible lot about that. We know it has something to do with the core of the Earth. ये ऐसा क्यों कर पाता है, इसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारियां अभी वैज्ञानिकों को नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये होता है। Inside this metal sphere, large electrical currents flow in complicated patterns. They cause a magnetic field that sort of stabilizes itself according to the. इनर कोर में ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट्स बहती हैं जो कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करके हमको बाहर से आने वाली इस तरह के कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती हैं। Laws of electrodynamics. This entire system is called the dynamo. But don't let us fool you into thinking we have it all figured out. Speaking of breathtaking information, what about the airy stuff that surrounds us? अब अभी तक तो हमने धरती को देखा, उसके नीचे अंदर जाके देखा। अब हम देखें कि हमारे ऊपर क्या है। तो हम अपने वातावरण का, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और उससे भी ऊपर की बातें जानेंगे। By volume, dry air consists mostly of nitrogen, oxygen, argon, carbon. ये बता रहा है कि क्या क्या गैसें होती हैं। सबसे ज्यादा गैसें जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, हम कहते हैं ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। देखिए, सब 78% नाइट्रोजन होता है जो हम सांस ले रहे हैं। 78% नाइट्रोजन है।
21% ऑक्सीजन है, बाकी आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें। A variable amount of water vapor and small amounts of other gases. Humans are very dependent on the lowest layer of the atmosphere, the troposphere. हम लोग ये जो हिस्सा है लगभग जो हिमालय की ऊंचाई जैसा है, हम सब सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर हैं अपनी सांस लेने के लिए। यहाँ तक कि जो एवरेस्ट पे और ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं उनको अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाना पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो उससे थोड़ा सा और ऊपर उड़ते हैं, वो लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। Where the weather is. It's 12 kilometers thick on average. Above that is the stratosphere, which is where the ये तमाम अब लेयर्स बता रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर ओजोन लेयर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ozone layer protects us from the sun's most aggressive type of light. एक बात बच्चों जान लो, ओजोन लेयर जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आजकल जितने पर्यावरणविद हैं और दुनिया में तमाम जो चर्चाएं चलती हैं कि बहुत हानि हो रही है पर्यावरण की, उसमें ओजोन लेयर की बहुत चर्चा होती है। ओजोन लेयर ऑक्सीजन से ही तैयार होती है, ऑक्सीजन का एक ये वेरिएंट है। ये हमको सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो या इसमें छेद हो जाते हैं, कभी कभी इस लेयर में बहुत बड़े बड़े विशाल छेद हो जाते हैं, कई कई किलोमीटर लंबे चौड़े, तो हमको स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। सर एक प्रश्न, Above that is the mesosphere, the coolest. हाँ, क्या जानना चाह रहे हैं अमित जी? सर एक प्रश्न ये था कि अभी हमने बात करी कि वातावरण में तो ऑक्सीजन है, हाँ, लगभग हिमालय की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई है, आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित। सर अभी आवाज ठीक है? हाँ, अब आ रही है। सर सवाल ये था कि अभी आपने जिक्र किया कि लगभग 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई है जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे वातावरण में। जी जी जी। लगभग हिमालय की ऊंचाई, और जो हवाई जहाज आपने बताया उसकी ऊंचाई हिमालय से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत जी जी। हिमालय में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, हवाई जहाज में क्यों नहीं पड़ती है सर? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों ने किया है। जो हवाई जहाज के अंदर हम कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं। अच्छा उसमें हाँ, हम कृत्रिम वातावरण तैयार करते हैं और साथ ही साथ कृत्रिम दबाव भी तैयार करते हैं। हम दबाव की चर्चा शायद कहीं आगे जाके करें या अभी मैं कर लेता हूँ। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर जो है उसका भी एक वजन होता है, अच्छा खासा वजन होता है जो हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो उस वजन की वजह से जो है, अगर हम जिस समय जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो वजन कुछ कुछ कम होता जाता है, लेकिन हमारे शरीर को आदत नहीं है कम वजन की। वो तो जिस धरातल पे खड़ा है जितना वजन है उसी से पैदा हुआ है, उसी में पला बड़ा है, उसको उसकी आदत होती है। लेकिन जब हम हवाई जहाज में जाते हैं या रॉकेट में जाते हैं, आप देखिए जो रॉकेट में जा रहा होता है विशेष तरह के सूट पहनता है, उसके अंदर उन सूट के अंदर दबाव क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट किया जाता है जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक दबाव के बराबर है। हम अक्सर कहते हैं बैरोमीटर में उसको नापते हैं उस दबाव को। कभी तूफान आने वाला हो, कुछ आने वाला हो, तो कहते हैं दबाव कम हो गया है, चक्रवात का क्षेत्र बन गया है। तो जिस जगह पे एटमॉस्फेयर का दबाव कम हो जाता है वहां पर चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से जो अधिक दबाव वाला क्षेत्र है वहां से हवाएं कम दबाव की तरफ दौड़नी शुरू करती हैं। तो हवाई जहाज में भी वो कृत्रिम वातावरण बनाते हैं और ऑक्सीजन भी कृत्रिम रूप से बनाकर लोगों को प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू सर। This place on Earth with an average temperature around -85 degrees Celsius. जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तापमान बहुत कम होता जा रहा है। अमित जी ने अभी हवाई जहाज में ऑक्सीजन की बात पूछी, हम साथ साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। जो लोग हवाई जहाज में विदेश यात्राओं पे होते हैं या हिंदुस्तान में भी, किसी किसी हवाई जहाज में वो सामने वो दिखाते रहते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो वो बाहर का टेम्परेचर ऐसे होता है जैसे आप दिल्ली से उड़े तो सामान है 25-30 डिग्री, उड़ते 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 वो आ जाता है 0 डिग्री पे, फिर वो माइनस में होना शुरू हो जाता है। जितना ऊपर जाता जाता है हवाई जहाज, बाहर का तापमान उतना कम होता जाता है। मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है,
40 - 50 डिग्री टेम्परेचर तक आता हुआ उसके ऊपर देखा है। तो हम तो सब वहीं जम के खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अंदर टेम्परेचर भी हवाई जहाज पे मेंटेन किया जाता है, तापमान भी मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं और दबाव मेंटेन करते हैं। ये तीनों बातें वहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। अब आप देखिए, हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, 70 किलोमीटर ऊपर चले गए, तापमान एवरेज वो -85 डिग्री हो गया है। At about 80 kilometers up, the thermosphere starts. उसके बाद थर्मोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है। फिर जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं ये स्पेस आ गया। The transition to space is a fluent one without clear borders. ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जैसे 100 किलोमीटर आ गया तो स्पेस शुरू हो गया। वहां पर कोई बॉर्डर नहीं बने हुए हैं, लगभग वहां पर स्टार्ट होता है। आप कह दीजिए 95 से शुरू हो गया, 105 तक चला गया, इस तरह से ये चलता है। कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है। Humans decided that space starts here. At about 100 kilometers, Earth stops and space begins, though the atmosphere extends a bit further. स्पेस शुरू हो गया लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी चल रहा है। In this region, we find the ionosphere, the aurora borealis. अभी आपने एक शब्द सुना होगा, आयनोस्फीयर एंड ऑरोरा बोरियालिस। ये प्रकृति की उन अद्भुत घटनाएं हैं ऑरोरा बोरियालिस, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी दिखती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी दिखती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिखती हैं। जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, इन सब कंट्रीज में जाड़ों के दिनों में बहुत ही खूबसूरत लाइट्स का नज़ारा रात को नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ऊपर आसमान में नीले रंग की, हरे रंग की, गुलाबी रंग की और तमाम इंद्रधनुषी रंगों का खेल चलता है, जैसे लाइट्स का नृत्य हो रहा हो। वो ऑरोरा बोरियालिस होता है। उसकी डिटेलिंग में हम अभी नहीं जाएंगे, वो थोड़ा और ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए कि उतनी ऊंचाई पर, लगभग 200 या और किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑरोरा बोरियालिस का खेल वहां होता है। And the ISS. And the और उससे भी ऊपर हम चले गए तो वहां पर जाकर हमारे उपग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं धरती के, जिनमें कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारा, जिसमें बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, कई कई महीनों तक रहते हैं और तमाम प्रयोग करते रहते हैं। ये पूरे टाइम धरती के चक्कर काटता रहता है। वो इतनी ऊंचाई पर होता है। अब आप देखिएगा कि ये इतनी ऊंचाइयां भी जब हम किसी तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो ये कितनी कम है। outermost layer is the exosphere, stretching up to 10,000 kilometers. उसके भी ऊपर एक्सोस्फीयर है बच्चों, ये देखो, ये 10,000 किलोमीटर का है। आप देख रहे हो, ये धरती है और ये उसके ऊपर एक्सोस्फीयर है जो 10,000 किलोमीटर का है। It merges fluently with outer space where there's no atmosphere at all. The atoms and molecules in this area are so far apart that they can travel hundreds of kilometers without colliding with each other. वहां पर इतना लगभग निर्वात जैसी स्थिति है। अगर एक भी कण वहां पर अंतरिक्ष में घूम रहा है तो लगभग ना के बराबर चांस होते हैं कि वो किसी दूसरे कण से टकराएगा। Okay, humans in their present form have. अब आप देखिए कि अर्थ कब पैदा हुई, लाइफ उस पर कब शुरू, ये पूरे जो पट्टी यहाँ नजर आ रही है ये बता रही है कि अर्थ कब पैदा हुई थी, लगभग 4 अरब वर्ष पहले। और उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से जीवन शुरू हुआ। जीवन का मतलब एक एक सेल वाले माइक्रोब्स होते हैं वो पैदा हुए। और जो ह्यूमन आया, जिसको हम मानव कहते हैं, वो इतना किनारे है कि देखना मुश्किल है। अगर हम अमित जी जानते होंगे पिक्सेल्स की बात, एक डॉट होता है, एक डॉट, बहुत ही छोटा सा डॉट, उसको पिक्सल कहते हैं। हमारा ये जो स्क्रीन है कंप्यूटर का, ये हजारों लाखों डॉट से मिलकर आपको दिखा रहा है। तो जो ह्यूमन शुरू हुआ है उसकी औकात सिर्फ एक पिक्सल के भी 300वें हिस्से के बराबर है। हम सिर्फ इतना समय हुआ है ह्यूमंस को इस धरती पर आए हुए। Only been around for 200,000 years. That's 0.004% of Earth's history.
Not long really. And here we are now, living in a thin moist layer on a small wet rock. और देखिए हम कितना अपने आप को कहते हैं कि हमने इतनी प्रगति कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। ये है हमारी कथा कि इतने पतले इस एटमॉस्फेयर पर हम रहते हैं। We call this rock Earth. It is the product of the universe's deepest workings, the result of a constant process of creation and destruction, happening all over the universe all the time, helped by ब्रह्मांड में तमाम तोड़ फोड़, फिर से बनाना, फिर से मिटाना, ये सतत प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और हम भी उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं। chance, the laws of the universe and random events. We are really lucky. हाँ तो बच्चों, ये वीडियो जो पिछली बार हम लोगों ने देखा था और बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के देखा था, अब थोड़ा सा रुक रुक के हम लोगों ने उसको देखा है, तो आपको कुछ इसमें से समझ में आया? कुछ समझ में आया कि हम जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने चर्चा कर ली अर्थ की, और अब आप लोग क्या ये भी जानना चाहेंगे कि हम, आप सब बच्चे जानते हैं कि कितने ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं? बताएगा कोई बच्चा? हाँ, 9 ग्रह हैं। सब लोग बच्चे उत्तर दिया करो, बच्चों उत्तर दिया करो, इसे घबराया मत करो। तुम लोग का टेस्ट नहीं हो रहा है ना, मैं नंबर दे रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आप कुछ कहते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मालूम पड़ेगा कि आप लोग भी सुन रहे हो। हम अर्थ को, अपनी धरती को, अभी हमने इस धरती को देखा। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रही है? आपने ग्रह पूछा था, बताएगी बिटिया। अच्छा अच्छा, हाँ बिटिया बताओ। 9 ग्रह हैं। हाँ 9 ग्रह हैं। तो हमारे पास मंगल है, और क्या है? बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है। हाँ, नेपच्यून आपने सुना होगा, प्लूटो। एक प्लूटो ग्रह है, मुझे मालूम याद नहीं आ रहा उसको हिंदी में क्या कहते हैं। प्लूटो के विषय में एक बड़ी दिलचस्प बात ये है। हाँ बेटा, क्या कहते हैं? यम। तो जी, तो प्लूटो ग्रह का हाल ये हो रहा है कि उसको कुछ एक वर्ष पहले ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। ऐसा भी होता है, और अभी फिर से वैज्ञानिक लगे हुए हैं कुछ और खोजने में कि शायद उसको फिर से ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि एक ग्रह कब कहलाएगा इसके कुछ मापदंड हैं। उन मापदंडों पे ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि प्लूटो उनका पालन, मतलब उन पे खरा नहीं उतर रहा है, तो उस बेचारे को ग्रह की पदवी से ही हटा दिया गया। अब ये सब हम लोग यहाँ बैठ के कागजी कार्रवाइयां करते रहते हैं, प्लूटो वहां घूम रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है हमारे इन सब बातें। अब हम ये धरती और जो तमाम हमारे ग्रह हैं, हमारे भाई बहन जिसको हम कहते हैं, जो सूर्य के निरंतर चक्कर काट रहे हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और ये देखेंगे कि धरती इन ग्रहों के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, और फिर हम उसको ब्रह्मांड से तुलना करेंगे। ज्योग्राफी समझने के लिए हमको धरती की ज्योग्राफी के अलावा ब्रह्मांड की ज्योग्राफी जानना और भी ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमको ये मालूम पड़े कि हमारा क्या है, हम जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं कि हमारी वर्थ कितनी है, हमारी औकात कितनी है। तो अब हम एक और वीडियो शेयर करते हैं। तुम लोगों को बच्चों वीडियो देखना ठीक लग रहा है या खाली मैं बोलूं, या वीडियो दिखाते हुए बोलूं? वीडियो दिखाएं, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वीडियो दिखाने से थोड़ा सा आपका मन लगा रहता है। मेरी शक्ल देख देख के तो वैसे भी मन ज्यादा लगेगा नहीं मैं बीच बीच में
कोई बात नहीं बच्चों, अब हम एक और वीडियो देखते हैं जिसका शीर्षक है कि माइंड ब्लोइंग अर्थ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया और जो ग्रह हैं उनके मुकाबले में हमारी धरती कैसी है। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ये 209 सेकंड का वीडियो है जो हमें बता रहा है, हमारे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेगा। ये देखिए, खूबसूरत सी नीले रंग की बादलों से भरी हुई हमारी धरती है। अब आप ये देख लीजिए, ये सूरज रहा, फिर मरकरी आया, वीनस आया, तीसरा हिस्सा अर्थ है, तीसरा नंबर अर्थ का है, फिर मार्स है, और मार्स और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड मानी धूमकेतुओं की एक पूरी पट्टिका है जो घूमती रहती है सूरज के चारों तरफ। फिर जुपिटर बृहस्पति है, फिर शनि है, उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है, और अंत में यार देख लीजिए इतना छोटा सा डॉट है, मुझे भी स्क्रीन पे ठीक से नजर नहीं आ रहा, प्लूटो है ये। अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम अर्थ और मून का डिस्टेंस जानते हैं तो किस तरह से हम बताएं आपको कि क्या चीज कितनी दूर है। अगर हम अर्थ और मून रख रहे हैं, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो बीच में सारे प्लेनेट हम जोड़ के रख सकते हैं। इतनी मोटाइयां हैं इन प्लेनेट्स। जुपिटर इतना बड़ा है, बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है कि अमेरिका, ये देखिए, अगर हम उस अमेरिका को उसके ऊपर रखें तो इतना नन्हा सा नजर आएगा। अमेरिका हिंदुस्तान के 2-2.5 गुना बड़ा है, तो आप समझ लीजिए अगर हम यहाँ पे भारत को रखते तो ये और भी इस जगह पे छोटा सा दिखता है। इतना बड़ा बृहस्पति ग्रह है। ये शनि है, शनि ग्रह के चारों तरफ ये छल्ले घूम रहे होते हैं और इनकी मोटाई इतनी है कि 6 धरती रखी गई हैं। अभी ग्रह को तो छोड़ दीजिए, उसके छल्लों की मोटाई में हम 6 धरती को रख रहे हैं। कितनी बड़ा है ये। और हमारा सूरज देख लीजिए, ये सूरज है इतना बड़ा, और धरती कहाँ दिख रही है? दिख रही है बच्चों धरती कहीं पर? नहीं दिख रही। अगर यहाँ लिखा हुआ है अर्थ और एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, ये देखिए, ये हमारा सूरज, और ये रही नन्ही सी धरती जो मालूम भी नहीं पड़ रही। ये चांद पर जब मनुष्य पहुंचा था तो उसने ये चित्र वहां से खींचा था। ये हमारी धरती नजर आ रही है। जैसे हम धरती से चांद को निकलते हुए देखते हैं, वैसे चांद से धरती भी निकलती हुई दिखती है। और अगर ग्रह पे चले जाएं तो धरती ये दिख रही है, दिख भी नहीं रही है। एरो ना लगा हो तो कुछ पता भी ना लगे कि ये धरती कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा डॉट है, मेरे स्क्रीन पे भी नजर नहीं आ रहा। इतनी दूरी है हमारे और मंगल ग्रह के बीच में, वहां से धरती नजर ही नहीं आती। मील समझ लीजिए कि 5.5-6 अरब किलोमीटर दूर है।
इनसिग्निफिकेंट सी नगण्य सी धरती दिख रही है। अब हम देखते हैं कि क्या सूरज से बड़ा है या उससे भी बड़ी कोई चीजें होती हैं। आप लोगों को बहुत जान के हैरानी होगी कि सूरज अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि जो इतना महाकाय, इतना विशाल है, तो वो भी बिल्कुल उसकी भी कोई खास औकात नहीं है। ये अभी आपको आगे पता लगेगा। ये आर्कटुरस करके एक तारा है जो सूरज से सिर्फ 16,000 गुना बड़ा है। 16,000 गुना बड़ा ये आर्कटुरस तारा है। और फिर उससे 69 करोड़ गुना बड़ा अल्फा स्कॉर्पी ए एक नाम का तारा है, जो हमारे सूरज से लगभग 69 करोड़ गुना बड़ा है। आप समझ रहे हैं बच्चों? 69 करोड़ गुना बड़ा। अब इससे भी बड़ा देख लीजिए आप, ये वी कैनिस मेजोरिस करके एक तारा है। ये 2.9 बिलियन टाइम्स, मतलब लगभग 3 अरब गुना बड़ा है सूर्य के मुकाबले में। दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ छोटा सा सूरज दिखा दिया, वैसे इस पैमाने पे तो दिखना भी नहीं चाहिए। अब हम गैलेक्सी की बातें करेंगे आगे, यानी आकाशगंगा की बात करेंगे। क्योंकि सूरज हमारा लगभग, देखिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई है हमारे सूरज की। 14 लाख किलोमीटर, और बहुत बड़ा है, बहुत रोशनी है। लेकिन क्या और चीजें इससे भी बड़ी हैं और इससे भी ज्यादा चमकदार हैं? आइए हम देखते हैं। तुम लोग अगर कभी मौका लगता हो या गांव में या शहर में, जब पूरी लाइट चली जाती है तो आकाश में कितने ज्यादा तारे नजर आते हैं। आप लोगों को इसका अनुभव है ना बच्चों? आकाशगंगा देखिए ना, आप जवाब दें बच्चों। आकाशगंगा पे कभी ध्यान दिया है? हेलो अमित? हाँ, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि क्या उनको आकाशगंगा जो आसमान में रात को कभी कभी नजर आ जाती है मौसम साफ होने पे, तो क्या उनका अनुभव है बच्चों को? आकाशगंगा का अनुभव है सर? किसी को अनुभव नहीं है आकाशगंगा का क्या होता है। ओहो, तो जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, जो तारों से भरी हुई पट्टिका रात को नजर आती है, बहुत ही सघन रूप से तारे जिसमें होते हैं, वो उसका अनुभव नहीं है अभी। वो किसी ने नहीं देखा सर। ओहो, ये तो बहुत ही हम सबके लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब इतना पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया है कि हम आकाशगंगा देख भी नहीं पाते हैं। शहरों में तो तारे भी नहीं नजर आते हैं, गांव में शायद मुझे लगता था कि आकाशगंगा नजर आती होगी। बहुत खेद का विषय है। कोई बात नहीं बच्चों, किसी ने प्रयास किया तो एक मिनट सर, ये जानकारी नहीं थी इसलिए नहीं देखा या मैं अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा और अमित जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को ये बताएं कि रात को किस तरह से आकाशगंगा देखते हैं। अगर कभी मौसम साफ हो तो वो देखने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इतने सघन तारों का समूह होता है कि हल्की सी धुंधली सी रोशनी की तरह नजर आता है। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये मिल्की वे गैलेक्सी आप देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली में पटाखा चलाया हो किसी ने, घूमने वाली चक्री। इसका जो चौड़ाई है, डायमीटर है, वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। बच्चों, प्रकाश वर्ष को आपने नाम सुना है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? क्या किसी बच्चे को पता है? तब चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम तब भी जो बच्चे नहीं जानते हैं या भूल गए हैं, मैं उनको बता दूं कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की गति से चलता है।
1 सेकंड में लगभग 3,72,000 किलोमीटर की गति से चलता है, और सूरज से प्रकाश आने में 8 साढ़े 8 मिनट का वक्त लगता है। सूरज कितना दूर है हमसे, लेकिन उससे प्रकाश आने में हमको 8 साढ़े 8 मिनट लगता है। और हमारी जो आकाश गंगा है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी 1 वर्ष में प्रकाश कितना किलोमीटर ट्रेवल करता होगा, और 1,00,000 प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल करता होगा। इतनी चौड़ी हमारी आकाशगंगा है। ये हमारी आकाशगंगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह की करोड़ों अरबों प्रकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। ये हमारी आकाशगंगा बहुत ही मीडियम टाइप की आकाशगंगा है। आगे देखते हैं हम इससे। आगे पता नहीं कितने जीरो लगाए हुए हैं, इतने किलोमीटर है। अब इसको पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा एक एरो बन के आया। हमारा सूर्य हम सब 9 भाई बहनों को लेकर यहाँ पे इस जगह पे रहता है। इस जगह पे, ये इतनी बड़ी प्रकाशगंगा में इस जगह पे हमारा घर है। और तमाम हम तारे देख पाते हैं। आकाशगंगा, जब हम कहते हैं कि हमको आकाशगंगा दिख रही है, तो वो आकाशगंगा का भी सिर्फ ये आपने एरो के आगे छोटा सा ये पीला गोला बना हुआ है, इससे ज्यादा दूरी तक के तारे हमें नजर नहीं आते हैं। यानी आकाशगंगा का भी बहुत ही छोटा सा हिस्सा हम लोगों को नजर आता है। बड़ी विशाल आकाशगंगा भी एकदम बेकार है जब हम इसको दूसरी आकाशगंगाओं के सामने तुलनात्मक रूप से इसको देखते हैं। तो ये आकाशगंगा है, बहुत 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 बड़ी। अब इनके शब्दों को बताना बहुत मुश्किल होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शब्द बेकार होते जाएंगे। हमारा मिल्की वे कितना बड़ा था, और उसमें भी ये डॉट के जैसा यहाँ नजर आ रहा है इस आकाशगंगा के सामने। आकाशगंगा उसने दिखाई आपको, लेकिन अभी और भी पिक्चर बाकी है। हबल टेलीस्कोप एक भेजा गया था करीब 15-1 वर्ष पहले, 15-20 वर्ष हो गए हैं शायद। हबल टेलीस्कोप हमने अंतरिक्ष में छोड़ा था। उसने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भेजी हैं, और ब्रह्मांड की बहुत दूरी तक जाकर उसने तस्वीरें भेजी हैं। वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, लेकिन वो तस्वीरें बहुत दूर दूर की लेता है। तो ये सब जो आप तमाम ये डार्क पैचेस देख रहे हैं, ये सब के सब बहुत बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं हैं, या फिर आकाशगंगाओं के झुंड हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आकाशगंगाओं के भी झुंड होते हैं। जैसे हम सब लोगों का फ्रेंड सर्किल होता है, किसी में 5 फ्रेंड्स होते हैं, किसी में 15 होते हैं। ये ऐसी आकाशगंगाएं हैं जहाँ लाखों आकाशगंगाएं मिल मिल के एक झुंड बना लेती हैं। 1,000 गैलेक्सीज होती हैं। आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं। बच्चों, ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि हमारी आकाशगंगा में भी 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। हमारा सूर्य सिर्फ एक छोटा सा तारा है। 100 अरब से ज्यादा सूर्य से भी विशाल तारे सिर्फ हमारी आकाशगंगा में हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। अब आप समझिए कितना विस्तार है। और जो हबल टेलीस्कोप ने देखा, ये अर्थ, ये चांद को दिखा रहा है। हबल टेलीस्कोप ने ये सारा नजारा सिर्फ इतने छोटे क्षेत्र का देखा है।
कितनी जगह से क्षेत्र का देखा है, आकाश कितना बड़ा दिखता है हमको रात में, तो ये सिर्फ इतने छोटे से क्षेत्र को हबल टेलीस्कोप में देखा है। वीडियो वाला भी ये कह रहा है कि आपने इतना कुछ देखा और डर गए होंगे लेकिन हमारी ये देखिए धरती कितनी नीली है, हम इसके ऊपर रहते हैं, इसको अपना घर कहते हैं। बताता जा रहा है कहाँ हम थे, फिर कहाँ आए, सोलर सिस्टम में आए, सूर्य के साथ आए, फिर आकाशगंगा में आए। हमारी आकाशगंगा भी कहाँ खो गई हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है। लोकल सुपर क्लस्टर्स में लाखों लाख आकाशगंगाएं होती हैं, लाखों लाख आकाशगंगाएं। अनुमान है इस पूरे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जितने कि इस पूरी धरती पर रेत के कण हैं, उससे भी ज्यादा तारे आकाश में हैं। लेकिन जब हम एक बालू के कण को उठाएं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आकाश गंगाओं के तारों से भी ज्यादा होते हैं। ये बड़ी ही पोएटिक और खूबसूरत सी बात है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज्यादा रेत के दाने इस धरती पर हैं, और एक एक दाना रेत का, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो पूरी आकाश, तमाम यूनिवर्स के तारों से भी ज्यादा है उनकी संख्या। सर इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। हेलो। हाँ तो अमित जी बोलिए। हाँ जी अमित जी। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया, और इस जी हम सिर्फ भूगोल या इतिहास नहीं समझ रहे हैं या दुनिया नहीं समझ रहे हैं, अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस माध्यम से हम अपने अस्तित्व को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं सर। हम बिल्कुल एक जो मैसेज मिल रहा है कि हम छोटी छोटी जमीन जायदाद या किन किन चीजों के लिए हम दुनिया भर में झगड़ते रहते हैं, जिसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं। अगर हम अस्तित्व की दृष्टि से देखें तो कितनी नगण्य है हमारी पृथ्वी, कितनी नगण्य है, और पृथ्वी में रहते हुए कितने नगण्य है। तो सर ये बहुत बहुत बड़ा संदेश आपके माध्यम से मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। शुक्रिया शुक्रिया अमित जी। ये इन बातों को जानने से हमको थोड़ा सा व्यक्ति फिलोसॉफिकल भी हो जाता है, दार्शनिक भी हो जाता है कि हम जिस इन बातों के लिए लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और देख लो हमारा अस्तित्व कितना बड़ा है, कितने छोटे से हैं हम एक चींटी भी नहीं है। तो हम इन बड़ी बातों को भी पर्सपेक्टिव में रखें, और हमारा जो अंतर्मन होता है वो और भी विशाल है। जो हमारे ऋषि मुनि और हमारे वेदों उपनिषदों में कहा गया है, हमारा अंतर्मन उससे भी विशाल है। जितना बाहर ब्रह्मांड दिखता है उससे ज्यादा कहीं विशाल हमारा अंतर्मन है। तो हम फिलॉसफी की बातें नहीं करते हैं, बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे। हमको कुछ और भी मैं वीडियो दिखाना चाहता था। अब आप ये देखिए अमित जी की क्या अभी मेरे को लगता है उसका ब्रेक होने वाला होगा आपकी रिकॉर्डिंग का, तो हम एक बार ब्रेक करके दोबारा से आए क्या? हाँ सर ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। ठीक है, ओके ओके। हाँ बच्चों ये बताओ कैसा लगा तुम लोगों को ये इन जनरल? सर नहीं है, मजा आया? सीरियसली वो तो नहीं हो रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ प्यास की लगी होगी, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं? हमको तो पर्सनली बड़ा मजा आ रहा है। एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी मुझे मजा आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने और सीखने का अवसर मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और सुनने का मन है कि नहीं ये बताओ? हाँ
नहीं पड़ रहा है, जोर से नहीं। भाई यस में बोलो, सुनाई पड़ रहा है, जोर से बोलो यस वाले, जोर से बोलो नहीं वाले। नहीं सर, अच्छा ऐसा करते हैं हम, फिर ब्रेक नहीं लेते हैं, हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं और उनसे देखते हैं समराइज करें, और हम इसको 15 मिनट के 20 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। चलो हम ब्रेक लंबा नहीं करते हैं और तुरंत ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये अच्छा है कि तुम लोग अपनी बात इमीडिएटली बता दिया करो ऐसे ही, ठीक है, वेरी गुड।